हाँ बच्चों देखिए, अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रकाश का अपवर्तन क्लियर किया था, जिसमें हमने प्रकाश के अपवर्तन का डिफिनेशन भी दिया था और साथ में बताया था कि उसके दो नियम होते हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। द्वितीय नियम को ही हम लोग स्नेल का भी नियम कहते हैं, द्वितीय नियम को भी हम स्नेल का नियम कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग उसको अच्छे से देखे होंगे और समझ गए होंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या चीज़ है। हम आपसे बार बार यही कहेंगे, आप वीडियोज़ को पूरी तरीके से देखिए। उम्मीद रखता हूं कि मैं आपको डायरेक्ट समझाने का काम करूंगा, जिससे आपको एक बार देखने पे लाइफ टाइम के लिए जो फिजिक्स है वो समझ में आ जाएगा। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे उदाहरण अपनी अपने जीवन लाइफ से रिलेटेड उदाहरण रखिए तो आपको फिजिक्स बहुत आसानी से समझ में आएगा और याद करना होगा। रटना नहीं है फिजिक्स को समझना है अच्छे से। जब आप अच्छे से समझे रहेंगे तो डिफिनेशन वगैरह हम बना के अच्छे से लिख सकते हैं। रटने से फिजिक्स नहीं आएगी बच्चों, इसलिए फिजिक्स को समझने का काम करिए आप सब। जहां आपको न समझ में आए आप वहां हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो जब कल पिछली क्लास में हमने आपको द्वितीय नियम पढ़ाया था, उस समय n इजिकल टू साइन आई बटे साइन आर था। साइन आई जो हमारा था वो आपतन कोण था और साइन आर हमारा अपवर्तन कोण का जा था। उसका अनुपात एक नियत हुआ था n के बराबर। तो n क्या था हमारा अपवर्तनांक, n क्या था अपवर्तनांक। तो आज का जो टॉपिक है हमारा अपवर्तनांक है। पहले हम आपको अपवर्तनांक बता रहे हैं, फिर हम उसमें आपको रीजन कुछ उदाहरण सही समझाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, अपवर्तनांक को। प्लीज़ जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो लाइक नहीं किया पहले लाइक कर दीजिए। फिर आपको हम दिखा रहे हैं, बहुत बेहतरीन क्लास रहेगी अपवर्तनांक की। उसके बाद हम आपको अपवर्तनांक के बाद भी जस्ट क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो वीडियोज को आधे पे मत छोड़िएगा, पूरा देखिएगा। हम आज आपका 3 टॉपिक क्लियर कर देंगे, अपवर्तनांक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण। ये तीनों डिफिनेशन आज हम आपका पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे। एक बार संपूर्ण वीडियो देखिए, उम्मीद रखता हूं आप कभी भूलेंगे नहीं फिजिक्स को। आप इसी तरह प्रिपरेशन को बढ़ाते रहिए आगे। हम एग्जाम से पहले पहले पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है आपके पूरी तरीके से करा दूंगा। दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप एक बार अच्छे से पढ़िए। नोट्स को थोड़ा सा बनाते चलिएगा जो हम लिखाते हैं डिफिनेशन को, और हम आपको वही चीज़ पढ़ाएंगे जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, और हम आपको कोशिश करेंगे अच्छे से समझ में भी आए। ठीक है, आइए हम आज सब देखते हैं प्रकाश का जो पढ़ा रहे थे अपवर्तनांक क्या चीज़ है। तो आइए देखते हैं हम लोग, टॉपिक है अपवर्तनांक क्या चीज़ है। टॉपिक है हमारा अपवर्तनांक क्या चीज़ है। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो माध्यमों की चाल के अनुपात के बराबर होता है। माध्यमों की जो चाल होते हैं उनके अनुपात के बराबर होता है। जैसे वायु में प्रकाश की चाल कुछ और है, कांच में प्रकाश की चाल कुछ और है। तो वायु एक माध्यम है और कांच एक दूसरा माध्यम है। तो माध्यमों में जो प्रकाश की चाल का अनुपात होता है, माध्यमों में जो प्रकाश की चाल का अनुपात होता है उसी को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक माध्यमों में प्रकाश के चाल के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की चाल होते हैं उनका अनुपात करेंगे तो किसके बराबर आएगा? अपवर्तनांक के बराबर आएगा। आइए देखते हैं अपवर्तनांक का डिफिनेशन। एक माध्यम के सापेक्ष, एक माध्यम के सापेक्ष, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक माध्यमों में प्रकाश की चाल, माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। फिर से आप सुन लीजिएगा,
एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। जैसे आपको दिखा दे, अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, या अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम में सापेक्ष है भैया, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक को हम सब यन बोलते हैं, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को हम बोल दिए U2 और पहले माध्यम में प्रकाश की चाल U1। हम आपको नॉर्मली डिफिनेशन बता रहे हैं, आप ऐसे डिफिनेशन करिए अपवर्तनांक का। सीधी सी बात है, एक माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, एक माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। और अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं, अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं। इनका कोई मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं है, ये मात्रक विहीन है। क्यों? क्योंकि साइन आई बटे साइन आर जो भी कोण का मात्रक है ऊपर और नीचे कट सकता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं है। अगर मात्रक नहीं है, इसकी कोई बीमा भी नहीं होगी दोस्तों, तो ये मात्रक विहीन है। तो आप देखेंगे n बराबर U2 बटे U1, या तो आप बोल सकते हैं अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक को n, प्रकाश की चाल को c से व्यक्त करते हैं और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को v से व्यक्त करते हैं। ये भी आपका अपवर्तनांक है। या आप ऐसे बोल सकते हैं, दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम में जो चाल का अपवर्तनांक है, तो n बराबर n2 बटे n1 है। ये हो गया हमारा प्रकाश का अपवर्तनांक जो टॉपिक है भैया, आप इसको नोट करेंगे अच्छे से। ये हो गया अपवर्तनांक। फिर से डिफिनेशन सुन लीजिएगा। जब प्रकाश किरण एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। या तो आप ये डिफिनेशन देंगे, या जो हम आपसे बता रहे हैं, एक माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक नोट करके इसका डिफिनेशन करके आप लोग अच्छे से नोट करेंगे। फिर हम आपको क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा रहे हैं दोस्तों। पहले आप लोग इसको अच्छे से नोट करेंगे। और थोड़ा सा सुन लीजिए आप सब लोग। अपवर्तनांक में भी हमारे दो नोट पॉइंट है भैया। पहला नोट पॉइंट आप सुनेंगे पहली बार, जो अपवर्तनांक है वो प्रकाश की चाल पर निर्भर है भाई। तो एक माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक हमारा रंगों पर भी निर्भर करता है। अपवर्तनांक हमारा रंगों पर भी निर्भर करता है, जैसे प्रकाश के जो रंग होते हैं उनके रंगों पर भी निर्भर करता है। तो याद रखिएगा आप लोग, बैगनी रंग जो है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है और लाल रंग का जो अपवर्तनांक है वो सबसे कम है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है। और एक नोट पॉइंट आप सब सुन रही भैया, अपवर्तनांक अधिक होने पर, अगर अपवर्तनांक अधिक है तो प्रकाश की चाल वहां कम होगी,
अपवर्तनांक अगर अधिक है तो प्रकाश की चाल कम होगी, अगर अपवर्तनांक कम है, अपवर्तनांक कम है तो प्रकाश की चाल अधिक होगी। याद रखिएगा, पहला नोट पॉइंट आप याद रखिएगा, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है, और जिसमें अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है, और अपवर्तनांक कम होने पर प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कि हम आपको उदाहरण के रूप में बता दें, हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। तो जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है इसलिए प्रकाश की चाल कम है, और जिसका अपवर्तनांक कम रहेगा उसमें प्रकाश की चाल क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। इसको याद करने आप लोग, ठीक है। आइए हम आप सब देखते हैं, अब हम लोग क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए, अभी हम लोगों ने क्रांतिक अपवर्तनांक पढ़ा भैया, तो अपवर्तनांक के जैसे कुछ एग्जाम्पल भी हमारे हैं। जैसे घर में देखिए आप लोग, बाल्टी में पानी भरी हो, जो कुछ गहराई की बाल्टी हो उसमें अगर पानी भरा हो तो बाल्टी का जो पानी का तली होता है वो थोड़ा उठा हुआ दिखता है, पानी है जो बाल्टी का वो थोड़ा उठा हुआ दिखता है। या बाल्टी में आप एक सिक्का डाल दो, बाल्टी में क्या डाल दो आप, एक सिक्का, तो सिक्का जो होता है वो हमें थोड़ा सा तिरछा दिखता है, थोड़ा सा तिरछा दिखेगा, वो भी हमारी अपवर्तनांक की घटना है। और जैसे कि अपवर्तन की घटना में आप ले लीजिए, पानी के अंदर कोई छड़ डालिए, आप पानी के अंदर कोई छड़ डालिए, जब आप पानी के अंदर कोई छड़ डालेंगे तो छड़ आपको थोड़ा तिरछा दिखेगा, पानी के ऊपर से और जहाँ पानी के नीचे होगा वो छड़ आपको थोड़ा सा तिरछा दिखेगा। ये भी हमारे प्रकाश के अपवर्तन की घटना है भैया, प्रकाश के अपवर्तन, क्योंकि यहाँ भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, यानी विरल से सघन में जा रही है। पहले वायु में है, हम देख रहे हैं, तो पहले वायु में है फिर पानी के अंदर जा रही है, तो एक माध्यम से दूसरा माध्यम बदल रहा है भैया, तो अपवर्तन की घटना घट रही है। तो अपवर्तन के उदाहरण आप याद रखिएगा, जैसे पानी की तली का उठा दिखाई देना, पानी की बाल्टी में सिक्का डाल दो तो वो थोड़ा सा तिरछा दिखेगा, और पानी में अगर आप कोई नली डाल दीजिए, जैसे कोई कौछल वगैरह होती है घर में, कोई चीज़ लंबी सी छड़ डालिए तो वो भी आपको थोड़ा सा तिरछा दिखेगा। और तालाब में चले जाइए या घर में अगर बड़ी सी टंकी है पानी की, उसमें देखिए झांक करके, तो उसका भी तल थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है। ये भी किसकी घटना है, प्रकाश का अपवर्तन की घटना। आइए अब हम लोग अपवर्तन पढ़ चुके हैं, क्रांतिक कोण भी, सॉरी मैंने आपको अपवर्तनांक भी पढ़ा दिया था। आइए हम सब पढ़ते हैं क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या चीज़ है। क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या चीज़ है। तो हमने आपके सामने 3 फिगर बनाए हैं भैया, 3 फिगर को हमने बनाया है, थोड़ा सा आप समझेंगे। ये आपका अभिलंब है, ये आपका आपतित किरण है, ये आपका अपवर्तित किरण है, ये आपका अपवर्तित किरण है, आई आपका आपतन कोण है, आर आपका परावर्तन कोण है। आपतित किरण, अभिलंब, और ये है आपका अपवर्तित किरण। आइए देखिए, हम लोग पढ़ना है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए भैया, ये क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या चीज है, आप सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे देखिएगा। इन्हीं 3 फिगरों के माध्यम से हम आपका क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक बार में क्लियर कर देंगे, और हमारे साथ डिफिनेशन देखिएगा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम क्लियर करेंगे। देखिए, जो कि अभी हम पिछली क्लास में पढ़े, अभी जस्ट अपवर्तन में पढ़ चुके हैं भैया। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो मूल मार्ग से विचलित हो जाता है। तो उस टाइम पे हमने आपको नोड पॉइंट बताया था भैया कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से दूर हटता है, अभिलंब से दूर हटता है। यहाँ पे देखिए कांच है,
जो कि एक सघन माध्यम है, और वायु विरल माध्यम है। तो आप सुनिएगा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो देखो ये सघन से प्रवेश कर रही है, जाना ऐसे था मगर अविलंब से दूर हट रहा है, क्योंकि डिफिनेशन में भी बताया गया है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से प्रवेश करता है तो विरल माध्यम में तो अविलंब से दूर हटता है। तो आपने देखा ये आपतन कोण है और ये आपका परावर्तन कोण इस साइड बन रहा है। भैया ये आपका परावर्तन कोण है, ये आपका परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण थोड़ा सा है तो परावर्तन कोण बहुत ज्यादा आएगा, आपतन कोण कम रहेगा तो परावर्तन कोण ज्यादा आएगा। आपतन कोण जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो इस आपतन कोण पे इतना परावर्तन कोण आ रहा है। अगर हम आपतन कोण को बढ़ाते जाएं, अगर हम आपतन कोण को ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो हमारा जो अपवर्तित किरण है वो अविलंब से दूर हटती जाएगी। आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे तो अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हटती जाएगी। तो एक ऐसा आपतन कोण होता है, एक ऐसा आपतन कोण होता है जिसपे अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। एक ऐसा आपतन कोण होता है जिसपे अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाता है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये दूर हटेगा इधर से। आपतन कोण बढ़ता जाएगा तो अपवर्तन कोण दूर भागता चला जाएगा, विलंब से दूर हटता जाएगा। तो जैसे इसको बढ़ाते गए ये बढ़ता गया। एक ऐसा आपतन कोण आ गया, एक ऐसा आपतन कोण आ गया जिसपे अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो गया, अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो गया। इसी घटना को क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, इसी घटना को हम सब क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। अगर अब प्रकाश के आपतन कोण को थोड़ा और बढ़ा दें, यदि आपतन कोण को थोड़ा और बढ़ा दें तो जो 90 है ये उसी माध्यम में ऊपर चला जाएगा। ये देखिए, आपतन कोण को थोड़ा और बढ़ाएंगे आप तो प्रकाश किरण जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम में टकरा के वापस लौट जाएगी। तो प्रकाश किरण जिस माध्यम में आएगी टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इसी घटना को हम सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। एक बार आप लोग पहले मेरी बात को आराम से सुनने का प्रयास करिए। हम आपको फिर से बता रहे भैया, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं, यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है, अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है तथा एक विशेष आपतन कोण पर, एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। इसी घटना को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसी घटना को क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि क्रांतिक कोण के मान को थोड़ा और बढ़ा दें, क्रांतिक कोण के मान को थोड़ा और बढ़ा दें तो प्रकाश किरण जिस माध्यम में आती है दर्पण से टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। या तो आप ऐसे भी बोल सकते थे क्रांतिक कोण को न बढ़ाइए, यदि हम आपतन कोण को थोड़ा और बढ़ा दें, जिस क्रांतिक कोण कहते हैं वहीं से अगर आपतन कोण को थोड़ा और बढ़ा दें तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में आएगी और टकरा के क्या लौट जाएगी? वापस लौट जाएगी। इस घटना को क्या कहेंगे हम लोग? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। पहले आप लोग फिगर बनाएंगे, हम आपको डिफिनेशन बता रहे हैं इसका अच्छी तरीके से। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा कमेंट करके आप बता दीजिएगा। फिगर बनाइए, हम आपको डिफिनेशन दिखा रहे हैं भैया। आइए देखिए बच्चों, आप लोग फिगर बना लिए होंगे, फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। हम आपको डिफिनेशन बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं। आप डिफिनेशन को नोट करिए और बेहतरीन याद कर हो जाएगा आपको।
एक बार में। देखिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हटता है। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है तथा एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। 90 अंश हो जाता है। इस विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। यदि आपतन कोण को और बढ़ा दे तो प्रकाश किरण जिस माध्यम से आती है दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो एक बार फिर से सुनिएगा मेरे साथ, ऐसे आसान से सुनिए ताकि आपको याद हो जाए भैया। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं
तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है तथा एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। इस विशेष आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। यदि आपतन कोण को और बढ़ा दें तो प्रकाश किरण जिस माध्यम से आती है टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो पहले आप डिफिनेशन को नोट करिए, फिर हम आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण बता रहे हैं। जैसे अभी हमने आपको अपवर्तन का उदाहरण बताया कि पानी में तली उठाई है, वो दिखना है हमको, किसी भी छड़ का तिरछा दिखाई देता है, सिक्के को भी तिरछा दिखाई देता है पानी के अंदर, तो वो हमारे अपवर्तन के उदाहरण थे। आप डिफिनेशन नोट कर लीजिए, पहले अच्छे से समझ भी लीजिए, तो हम आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण करा रहे हैं। देखिए, अभी हमने आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन का डिफिनेशन बताया। अब इसी में थोड़ा सा हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन और के उदाहरण बता रहे हैं। जैसे पूर्ण परावर्तन का जो उदाहरण है, आप देखेंगे जो परख नली होती है, अगर हम पानी के अंदर डाल दें थोड़ा चमकीला दिखाई देता है। परख नली का पानी के अंदर चमकीला दिखाई देता है। या कांच में जो दरार हो, कांच की जो खिड़कियां होती है, अगर उनमें दरार है, प्रकाश पड़ने पर उनमें चमक होती है, वो भी हमारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। जो आपका हीरा होता है, हीरे की जो चमक होती है, वो भी हमारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। और ठंडे प्रदेशों में या रेगिस्तान में जो मृग मरीचिका का दिखाई देना होता है, कहने का मतलब होता है दूर पे हमें पानी जैसा आभास होता है और पानी होता नहीं है वहाँ पे, वो घटना हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। या आप गर्मियों के सीजन में देखिए, बाइक चलाते रहिए तो कुछ दूर पे रोड पे ही हमें पानी जैसा फील होता है, मगर वहाँ पानी होता नहीं है। ये भी घटना हमारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। अब इसी में हम लोग क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक का एक संबंध बता रहे हैं। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक का जो संबंध है, n बराबर 1/sin c, n बराबर 1/sin c। तो 1/sin c को हम बोलेंगे cosec c, 1/sin c को बोलेंगे cosec c। n बराबर अपवर्तनांक, n बराबर अपवर्तनांक और c बराबर क्रांतिक कोण, c बराबर क्रांतिक कोण। यानी ये फार्मूला हमारा अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के संबंध को बता रहा है। जैसे कभी हम पीछे हम लोग पढ़े थे कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक और लाल रंग का अपवर्तनांक कम, तो हमने रंगों में प्रकाश के बारे में बताया था। तो जैसे यहाँ पे अगर क्रांतिक कोण का अगर हम संबंध बनाए कलर रंगों से, तो यहाँ पे लाल रंग का जो क्रांतिक कोण होगा सबसे अधिक होगा। लाल रंग का क्रांतिक कोण सबसे अधिक और बैगनी रंग का जो क्रांतिक कोण होगा वो सबसे कम होगा। तो याद रखिएगा, पहले आप लोग इसका फार्मूला नोट कर लीजिए और अच्छे से समझिएगा। भैया हम फार्मूला बता दिए हैं, हम आपका न्यूमेरिकल लास्ट में सारे चैप्टर से कराएंगे। इस पहले चैप्टर से हर टॉप टाइप से जो पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम उनको कराएंगे। आप लोग, उम्मीद रखता हूं कि आप लोग अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन को अच्छे से समझ लिए होंगे और उम्मीद याद भी कर लेंगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी जरूर करिएगा और उन दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए जो आपके साथ क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं। एग्जाम नज़दीक है, इसलिए हम आपको सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पे याद कराने का काम करूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपकी जो संपूर्ण तैयारी है मैथ और साइंस की, हम इसी एग्जाम से 2-3 महीना पहले ही संपूर्ण रूप से कंप्लीट करा देंगे और इससे बाहर आपका एक टॉपिक नहीं आएगा। अगर आप हमारे साथ याद करने का प्रयास करते हैं तो हम आपको साइंस यहीं पे याद कराने का पूरा काम करेंगे, और भी समझ के याद करना है ताकि कभी भी अगर हमें करना हो तो हम स्वयं से कर लें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग सबको धन्यवाद।